So this is your new chapter, surface chemistry. First of all, we want to understand what is the meaning of this word surface chemistry. Surface chemistry means वो केमिस्ट्री, वो केमिकल्स का मतलब बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, वो केमिकल्स की स्टेट का चेंज होना जो कि सरफेस पर होगा, दैट इज नॉट इन बल्क स्टेट. बल्क स्टेट का मतलब होता है कि आपका सॉल्यूशन की सारी लेयर तक वो गया है, जो भी फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं. लेकिन सरफेस का मतलब है कि सिर्फ सरफेस तक रह जाना वो चेंज. इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं. इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर. एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस. अब पहले मैं ये वाला पॉइंट आपको यहीं पे क्लियर करना चाहती हूँ. व्हाट इज एड्सॉर्प्शन एंड व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन का मतलब है कोई चीज एब्जॉर्ब होना. जैसे कि आपने सरफेस पर पानी पड़ा है और आपने मॉब से उसे साफ कर दिया, तो मॉब का जो आपका पहुंचा है वो पानी उसने एब्जॉर्ब कर लिया, पूरा लेयर तक जाता है, ऊपर से नीचे लेयर तक अगर ज्यादा पानी है. एड्सॉर्प्शन का मतलब है सिर्फ अगर किसी भी प्रोसेस को आप कर रहे हैं, आपका सिर्फ ऊपर वाली लेयर ने ही उसको पानी को लिया है, पानी उसी से अटैच हुआ है या स्टिक हुआ है, दैट इज एड्सॉर्प्शन. मैं एक डेली यूज का एग्जाम्पल आपको देती हूँ. हम पानी पीते हैं, पानी हमने पिया, पानी पीकर हम कहते हैं हमारी बॉडी में पानी एब्जॉर्ब हो गया. बिल्कुल हो गया एब्जॉर्ब, बॉडी के हर पार्ट तक चला गया और जो वेस्ट मटेरियल है अपने साथ ले आया और यूरिन की फॉर्म में बाहर आ गया. एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है? बेटा नहाना. हम जो रोज नहाते हैं, हमारी ऊपर की जो सरफेस है स्किन की वो गीली जरूर होती है, लेकिन पानी उससे अंदर नहीं चला जाता. दैट इज बेसिकली एड्सॉर्प्शन, कि दैट इज अ सरफेस फिनोमिना. सरफेस पर काम करना है, सरफेस के साथ डीलिंग करनी है, जितने भी बॉन्ड्स हैं, जो कुछ भी है सरफेस पर डील होगा, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन. इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ेंगे, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ेंगे, कैटालिसिस, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, shape selective catalysis by zeolites, characteristics of enzyme catalysis and catalyst in industry. This is only one part of the chapter. ये सिर्फ चैप्टर का एक पार्ट है, ये चैप्टर का दोनों पार्ट नहीं है. इट इज ओनली द वन पार्ट ऑफ द चैप्टर, और यू कैन से ये चैप्टर का आधा पार्ट है जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ. तो साथ साथ हम ये भी चेक कर लेते हैं कि इस चैप्टर में जो हमारा पोर्शन है, जो हमारा पार्ट डिलीटेड कर दिया गया है, वो भी देख लेते हैं कि केमिस्ट्री के इस चैप्टर में से कौन सा पार्ट डिलीट किया है. सरफेस केमिस्ट्री में से आपका जो लास्ट का टॉपिक था, इमल्शंस, टाइप्स ऑफ इमल्शंस, कैटालिसिस, जो मैं आपको एक कैटालिसिस करा रही हूं, दिस वन, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट एंड एंजाइम कैटालिटिस. मतलब ये वाला जो टॉपिक है, कैटालिसिस, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस कैटालिसिस, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, ये एंजाइम कैटालिस्ट, ये इतना टॉपिक, आपके जो ये 5 टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर से खत्म कर दिए गए हैं. तो इनको ना पढ़ते हुए आज चैप्टर का ये जो पार्ट है ये हम कंप्लीट करेंगे. नाउ दिस इज एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. यू कैन सी दिस इज सरफेस फिनोमिना. ये मेरा एड्सॉर्प्शन है, ये मेरे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, पैलेडियम सरफेस है, यहां पर हाइड्रोजन गैस जो है वो एड्सॉर्ब हो रही है. तो दिस इज अ फिनोमिना विच इज बेसिकली डील्स विद द सरफेस, जो कि सिर्फ सरफेस पर डील करेगा. एब्जॉर्प्शन देखिए बिल्कुल डीपेस्ट लेयर तक गया है, एंड दिस इज एब्जॉर्प्शन. इट इज अ बल्क फिनोमिना. एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना वाइल एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना. एब्जॉर्प्शन जो है वो एक बल्क प्रोसेस है. तो इसका जो डेफिनेशन है एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट, बेटा वो हम बिल्कुल एज इट इज देते हैं जैसे कि हम सॉल्यूशन में देते हैं. सॉल्यूशन में हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है. यहां पर भी हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, एक एड्सॉर्बेंट है, दूसरा एड्सॉर्बेट है. एड्सॉर्बेंट का मतलब क्या है? एड्सॉर्बेंट बिल्कुल सेम काम करेगा जैसे कि हमारा सॉल्वेंट काम करता है. किसमें? सॉल्यूशन के केस में. द सरफेस ऑन टू विच एड्सॉर्प्शन कैन अकर, वो सरफेस जिस पर एड्सॉर्प्शन होगा, दैट इज बेसिकली नोन एज एड्सॉर्बेंट. एग्जाम्पल है कैटालिस्ट की सरफेस,
एक्टिवेटेड कार्बन या चारकोल कह लीजिए या एल्यूमिना. एंड व्हाट इज एडसॉर्बेट? मॉलिक्यूल्स और एटम्स दैट एडसॉर्ब ऑन टू द सबस्ट्रेट. ऐसा सब्सटेंस जो कि एडसॉर्ब होगा सबस्ट्रेट पर, जैसे कि आपका सॉल्यूट होता है सॉल्यूशन के केस में. यहाँ एग्जाम्पल्स है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड वाटर है. तो व्हाट इज एडसॉर्प्शन? क्या हुआ? द प्रोसेस बाय विच अ मॉलिक्यूल और एटम एडसॉर्ब ऑन टू अ सरफेस ऑफ सबस्ट्रेट इज नोन एज एडसॉर्प्शन. तो एडसॉर्प्शन जो है दैट इज अ सरफेस फिनोमिना. वो सिर्फ हम सरफेस पर डील करते हैं, वो हम किसी भी कीमत पर बल्क फिनोमिना में डील नहीं करेंगे. तो दिस इज नोन एज बेसिकली एडसॉर्प्शन. आई थिंक आप लोगों को एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस समझ आया होगा. एडसॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी खास बात क्या है? पहला पॉइंट, इट इज स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव इन नेचर. ये स्पेसिफिक और सेलेक्टिव होता है नेचर में. बिल्कुल स्पेसिफिक इन नेचर. स्पेसिफिक का मतलब होता है कि बेटा हर जगह आपका एडसॉर्प्शन नहीं हो सकता, आपका वो स्पेसिफिक होगा, कुछ पर्टिकुलर एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट के बीच में होगा. सेलेक्टिव है नेचर में, ये जरूरी नहीं कि हर एक सरफेस पर ही एडसॉर्प्शन हो जाए, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर सरफेस होनी जरूरी है जिस पर बॉन्ड्स बन सकें. दैट इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन. सेकेंड है, इट इज अकम्पेन्ड बाय डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम. व्हेन डेल्टा जी बिकम्स जीरो, एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड. बिल्कुल ठीक बात है. डेल्टा जी इज जीरो मतलब हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा वो जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा तब तक वो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, मतलब उसका फ्री एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती रहेगी. प्रोसेस अपने आप ही इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस का रेट इक्वल हो जाएगा. और एडसॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब अपने आप होने वाला प्रोसेस है. देयरफॉर चेंज इन फ्री एनर्जी, नेचुरल सी बात है, वो तो नेगेटिव होगा ही होगा किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए. और ये जो रिलेशनशिप है ये हम पहले भी पढ़कर आए हैं. डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एंड इट मस्ट बी एक्सोथर्मिक इन नेचर. अगर डेल्टा एच हमारा नेगेटिव है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव नहीं है तो प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक नहीं होगा. बट बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसको ये बेसिकली एक्सोथर्मिक ही होता है, क्योंकि जब तक प्रोसेस एक्सोथर्मिक नहीं होगा तब तक आपकी फ्री एनर्जी ज्यादा नेगेटिव नहीं होगी. और जितना ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनेंगे और उतना ज्यादा देर तक आपका जो प्रोसेस है वो टिका रहेगा. मैकेनिज्म, इसको जरा ध्यान से समझिए. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ योर एडसॉर्प्शन? एडसॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या? देखिए ये जो मैंने सेकंड वाला पिक्चर इसमें लगाया है ये क्या शो करता है? ये शो करता है आपका कि देखो सरफेस पर आपके मॉलिक्यूल्स हैं और बल्क में मॉलिक्यूल्स है. बेटा बल्क वाला जो मॉलिक्यूल है वो तो ऑलरेडी बैलेंस्ड फोर्सेस से कवर्ड है, चारों तरफ इक्वल फोर्सेस लगी हैं, दिस मॉलिक्यूल इज बैलेंस्ड. लेकिन जो आपका सरफेस वाला आपका मॉलिक्यूल है, जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर वाला जो पार्ट है जहां पर कि वो बिल्कुल इंटरफेस है, दो अलग अलग फेजेस का इंटरफेस जहां है वहां पर तो कोई फोर्स नहीं है. सारी की सारी फोर्सेस क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो दिस एक्सपीरियंस एन अनबैलेंस्ड फोर्स, ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करता है एंड दैट इज ड्यू टू, इसीलिए जो ये सरफेस फिनोमिना कहलाता है. और यहां पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगी हैं तो जो भी मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा इस सरफेस पर उस पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगेंगी और वो ट्राई करेगा किसमें? लिक्विड सरफेस में आ जाएगा, वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो दिस इज बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन के अनइक्वल फोर्सेस होने की वजह से सरफेस पर प्रोसेस होता है. और इसीलिए जो बल्क जो गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ स्ट्राइक करेंगे सरफेस पर, बिल्कुल वो ट्राई करेंगे किसमें आने की? वाटर में. और जो यहाँ के वाटर के मॉलिक्यूल जो यहाँ होंगे उन पर भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगी और वो ट्राई करते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लेते हैं गैसेस स्टेट में आने की. दिस इज बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ द एब्जॉर्प्शन. टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन इज टू टाइप्स. एब्जॉर्प्शन दो तरह का है बेटा. एक तो है आपका फिजियोप्शन, एक है आपका केमिजॉर्प्शन. अब व्हाट इज दिस? हम इस फिजियोप्शन को फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं और केमिजॉर्प्शन को केमिकल एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं. नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है आपका जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन का मतलब है वहां पर कोई नए सब्सटेंसेस नहीं बनेंगे. नॉर्मल
फिनोमिना होगा, आपकी जो रिवर्सिबल होगा नेचर में, वो तो बिल्कुल सीधी सी बात है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा, कोई केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनेंगे, नॉर्मल एड्सॉर्प्शन होगा, जैसे कोई भी गैस के पार्टिकल्स किसी मेटल की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएं, इस तरह का कोई भी प्रोसेस। वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस यहाँ पर डील करेंगे हम, मतलब जो हमारी फोर्सेस हैं, जो हमारे बॉन्ड्स बनेंगे वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो है, बहुत लो है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना बेटा, वैसे वैसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन कम होता चला जाएगा। ये ज्यादा टेम्परेचर पर टेक्स प्लेस ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप ये देखिए, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो इस ब्लू वाली सरफेस पर एड्सॉर्ब होने जा रहे हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो बॉन्ड्स जो बने हैं, वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन जो हुआ है इन दोनों के बीच में, वो टूट जाएगा, एक्सकेप कर जाएंगे। और इसीलिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो वीक होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। यूजुअली फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो लो टेम्परेचर पर होता है, हाई टेम्परेचर पर नहीं होता। इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, बिल्कुल आप देख सकते हैं, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर बनी है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, तो इट इज मल्टी मॉलिक्यूलर इन लेयर। नो न्यू कंपाउंड फॉर्म टेक्स प्लेस। मैंने बताया फिजिकल का मतलब क्या होता है, वो प्रॉपर्टीज जो हम देख सकें, छू सकें, लाइक दैट। सो बेटा हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर देखेंगे कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, नेचर में रिवर्सिबल होता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल इसको किसी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी क्यों चाहिए होती है हमें? जो हमारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होना चाहते हैं उनके पास अपनी कुछ एनर्जी होती है, लेकिन सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अपने आप ही चेंज हो जाएं। किसमें चेंज हो जाएं? प्रोडक्ट्स में। तो होता क्या है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है जिससे कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे। तो इनको उस एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है। इट यूजुअली टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर, ये मैं आपको बता चुकी हूं। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, बिल्कुल सीधी सी बात है बेटा, सरफेस फिनोमिना है तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया आप बढ़ाएंगे फिनोमिना उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। एंड द लास्ट, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज विद प्रेशर कॉजेज डिसॉर्प्शन। मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये इंक्रीज होगा। बिल्कुल बेटा, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, आप जब इन पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो दे कम क्लोजर, ये एक दूसरे के पास आएंगे तो ये बॉन्ड्स बनाएंगे सरफेस के साथ, एड्सॉर्प्शन होगा। लेकिन जैसे जैसे आप प्रेशर को कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिसॉर्प्शन मतलब इट इज द प्रोसेस विच इज अपोजिट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के अपोजिट प्रोसेस को कहेंगे डिसॉर्प्शन। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अभी एड्सॉर्ब हुए हैं और धीरे धीरे ये सरफेस से निकलना शुरू हो जाएंगे, दैट इज डिसॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में दूसरा है हमारा केमिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन का मतलब है केमिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन बेटा इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ कुछ बॉन्ड बनेंगे, कुछ बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं और इसीलिए केमिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है वो इन कंपैरिजन टू फिजिकल एड्सॉर्प्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ये बढ़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि वो टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज हो रहा था तो ये इतना जल्दी डिक्रीज होने वाला नहीं है या टूटने वाला नहीं है प्रोसेस, क्योंकि इसकी आप देखिए एड्सॉर्प्शन एनर्जी भी काफी हाई है इन कंपैरिजन टू फिजिकल एड्सॉर्प्शन। यहाँ केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे, सरफेस कंपाउंड्स आर फॉर्म, बिल्कुल सरफेस पर कंपाउंड्स बनेंगे, आप देख सकते हैं। और ये यूनि मॉलिक्यूलर होगा लेयर में। अब देखिए ये मॉलिक्यूल आया, इसने केमिकल बॉन्ड बनाए, ये केमिकल बॉन्ड्स बने हुए हैं, लेकिन लेयर्स में नहीं है। अगर हम पीछे वाली पिक्चर में देखें तो इट इज मल्टी लेयर्ड, लेकिन अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो ये मल्टी लेयर्ड नहीं है, इट इज यूनि मॉलिक्यूलर इन नेचर। नाउ रिवर्सिबल होगा नेचर में, बिल्कुल रिवर्सिबल तो होगा। एक टेम्परेचर के बाद इसके भी जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस से रिलीज होने शुरू हो जाएंगे और ये भी डिक्रीज होता चला जाएगा। इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल बेटा यहाँ पर क्योंकि नए कंपाउंड्स बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बन रहा है,
तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि यहाँ पर